और ये सूटकेस, शोशावरी बोली, अखबार में तो लिखा है कि तुम लोगों ने माउंट आबू के मंदिरों से ज़ेवरात चुराए थे, जो किसी तरह बेला के हाल लग गए और गुज़श्ता रात तुम लोग वो ज़ेवरात भी चुरा लाए हो। रात को तुम लोग वापस आए तो ये सूटकेस, हम रात ही को तुम्हें सब कुछ बता देना चाहते थे, रत्ना ने जवाब दिया। मगर ये शोधर काका की मौजूदगी में हम कोई बात नहीं करना चाहते थे। इन ज़ेवरात के बारे में हकीकत ये है कि ये सब कुछ जीन मंदिर के एक पुरोहित पंडित भैरू ने दिया था। मंदिरों में पुजारियों ने जो लूट मार मचा रखी थी, इससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर मंदिरों की कमाई आवाम की भलाई के कामों में खर्च की जाए तो कम अज़ कम इलाके का कोई शख्स रात को भूखा न सोए, मगर ये कमाई अय्याशियों और तखरीबी सरगर्मियों पर खर्च की जाती है। इस तरह पंडित भैरू ने भी बहुत सी दौलत जमा कर रखी थी। वो एक अय्याश आदमी था। एक मौके पर मैंने इसकी जान बचाई थी, जिस पर इसने मुझे थोड़े से ज़ेवरात तोहफे में दिए थे। पंडित भैरू की जमा की हुई दौलत अब भी माउंट आबू के एक बंगले के तहखाने में मौजूद है। भैरू बेला ही के हाथों मारा जा चुका है। तहखाने में इस खजाने का इल्म हमारे सिवा और किसी को नहीं है। अगर हम चाहते तो वो सारी दौलत भी एक ट्रक पर ले आते, राशि पुलिस अफसरों को घोष खिलाते और किसी दुश्वारी के बगैर आराम से निकल जाते, मगर हमने ऐसा नहीं किया और वो ख़जाना अब भी पंडित भैरू के बंगले के तहखाने में पड़ा हुआ है। मैं खामोश बैठा रहा। रत्ना ने अगरचे ज़ेवरात के हवाले से पंडित भैरू के तोहफे के बारे में थोड़ा सा झूठ बोला था, लेकिन मैं देख रहा था कि वह बहुत अच्छी तरह से बात को निभा रही थी। इसके चेहरे पर अब वो तनाव नहीं था जो खबर पढ़ने के बाद हुआ था। रत्ना ने मुझे इशारा किया। मैंने चारपाई के नीचे रखा हुआ सूटकेस उठाकर ऊपर रख दिया। रत्ना ने सूटकेस का ढकना खोला और कपड़े उठाकर एक तरफ रख दिए। इन कपड़ों के नीचे नोटों के बंडल और ज़ेवरात देखकर शोशावरी की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अखबार ने हमारे बारे में जो सनसनीखेज इंकशाफात किए थे, इन्हें पढ़ने के बाद शोशावरी ने किसी शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया था। इसके ज़हन में हमारे खिलाफ जो ख्यालात पैदा हुए थे वो हमारी बातों से, इससे मेरे ताल्लुकात और इस दौलत की चमक ने धो डाले थे। इसकी खामोशी की एक वजह यह भी हो सकती थी कि हमने इसके यहाँ पनाह ले रखी थी। हमारे पकड़े जाने की सूरत में ना सिर्फ वो बल्कि बूढ़ा यशोधर भी फंस जाता। शोशावरी माजी में ऐसे हालात से दो चार रह चुकी है कि बेगुनाह होते हुए भी इसे ज़्यादतियों का निशाना बनाया गया था। पिछले तजुर्बे को सामने रखते हुए वो कभी ये नहीं चाहेगी कि वो फिर इसी किस्म के हालात से दो चार रहे। और मौजूदा सूरत हाल तो पहले से भी मुख्तलिफ थी। सरकार का ऐलान बिल्कुल वाज़ेह था कि दहशत गर्दों को पनाह देने वालों को भी गोली से उड़ा दिया जाएगा। शोशावरी अपनी सफाई भी पेश नहीं कर सकती, इसे सफाई पेश करने का मौका ही न दिया जाता। ठीक है, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। शुरू में अगर मुझे पता चल जाता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, मैं तुम लोगों से माजरत कर लेती। तुम अब भी कहो तो हम यहाँ से चले जाएं, मैंने कहा। नहीं, शोशावरी ने कहते हुए अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम लोगों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। तुम लोग ऐसे वक्त में मेरे काम आए हो जब मैं बीमार पड़ी थी और इलाज ना होने की वजह से मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी। तुम लोगों की हमदर्दी से मुझे नई ज़िंदगी मिली। मैं अपने मोहसिनों को जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। लेकिन क्या? मैंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। यशोधर काका की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती, वो बोली। अगर इसे किसी तरह पता चल गया कि तुम लोग वही हो जिसकी पुलिस को तलाश है तो मामला गड़बड़ हो सकता है। वो अगरचे अनपढ़ है, अखबार नहीं पढ़ सकता, मगर ऐसी खबरें तो जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। ये चर्चा तो आज शहर के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर होगा। अखबार में सूटकेस का भी जिक्र है और रात को जब तुम वापस आए थे तो यशोधर काका ने तुम लोगों के पास ये सूटकेस भी देखा था। हो सकता है कि इसे मैं संभाल लूँगा। मैंने इसकी बात काट दी। सूटकेस तो इसने देख लिया था, लेकिन इसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि इसमें क्या है। बेहतर होगा इसमें ताला डाल दिया जाए, शोशावरी ने कहा। मैं एक छोटा ताला ले आई हूँ, किसी शॉपिंग बैग में रखा है, रत्ना ने कहा। और तुम्हें इनमें कोई चीज़ पसंद हो तो ले सकती हो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं रोकूंगी। इसने सूटकेस की तरफ इशारा किया। तुम्हारी हमदर्दी और मोहब्बत ही मेरे लिए सब कुछ है दीदी। शोशावरी ने यह बात कही तो रत्ना से थी, मगर देखा मेरी तरफ था। रत्ना मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। इसने नोटों की एक गड्डी निकाल कर कपड़े रख दिए और सूटकेस बंद कर दिया। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आई है तो वो हमारे पास अमानत है, वो उठते हुए बोली। जब चाहो ले लेना। इसने बरामदे में चारपाई पर रखे हुए एक शॉपिंग बैग में से छोटा सा ताला निकाल कर सूटकेस को लगा दिया। मैंने सूटकेस उठाकर चारपाई के नीचे पीछे करके रख दिया। सूटकेस यहाँ महफूज है। मैंने शोशावरी की तरफ देखा। हम में से कोई ना कोई हर वक्त यहाँ मौजूद रहता है, इसलिए चोरी का कोई खतरा नहीं है, शोशावरी ने जवाब दिया। हम तीनों कमरे से निकलकर बरामदे में चारपाई पर बैठ गए। रत्ना के आने से पहले शोशावरी चहक रही थी, मगर अब वो पहले जैसी बात नहीं रही थी। शायद वो
सोच रही होगी कि हकीकत जानने के बाद हमारी हिमायत करके इसने बहुत कुछ गलत किया है। रत्ना बाजार से लाई हुई चीज़ें संभालने लगी और मैं शौशावरी के पास बैठा रहा। मैं बातों में इसका दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था ताकि हमारे बारे में पूरा गंदा ख्यालात इसके जहन से निकल जाएं। एक बात बताओ, शौशावरी मेरी तरफ देखते हुए बोली, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम मुझे तन्हा तो नहीं छोड़ दोगे? नहीं शौशावरी, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। अब तो तुम्हें छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया है और मुखलिस दोस्तों को बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये तुम रत्ना को देख रही हो? मैंने रत्ना की तरफ इशारा किया जो एक प्लेट हाथ में उठाए कमरे से बाहर आ रही थी। हम दोनों की दोस्ती भी ऐसी ही है। हमने हर बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है और यही वजह है कि अब तक हम महफूज हैं। तुम भी आड़े वक्त में हमारे काम आई हो। हम तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? रत्ना ने चारपाई पर बैठे हुए प्लेट सामने रख दी। इसमें तली हुई मछली थी जो वो बाजार से ले आई थी। मैंने सोचा कि दोपहर के साथ खाएंगे, मगर इसकी खुशबू से सब्र नहीं हो पाया। इसने मुस्कुराते हुए कहा, हम मछली खाने लगे। वाकई बहुत लजीज थी, साथ ही बातें भी हो रही थीं। शौशावरी अब आहिस्ता आहिस्ता खिल रही थी और फिर वो पहले की तरह चहकने लगी। शायद हमारी बातों से इसकी तसल्ली हो गई थी। इस वक्त 12:30 बज रहे थे। रत्ना ने मुझे इशारा किया कि मैं शौशावरी को बातों में बहलाए रखूं, जबकि वो खुद दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद शौशावरी भी उठकर इसका हाथ बटाने लगी। मैंने अखबार उठा लिया। अब तक मैंने सिर्फ हेडलाइन देखी थी। शौशावरी से बातों में उलझ कर अखबार पढ़ा ही नहीं था। हमारे बारे में शाया होने वाली वो खबर खासी दिलचस्प थी। बेला ने पुलिस में जो बाकायदा रिपोर्ट लिखवाई थी, इसके मुताबिक वो इस वक्त घर में अकेली थी कि हम दोनों पिस्तौल ताने बंगले में दाखिल हो गए। इसी दौरान घर की मुलाजमा वहाँ आ गई। इसने शोर मचाने की कोशिश की तो नाजी ने इसे गोली मार दी। बेला ने यह बयान भी दिया था कि कुछ अर्सा पहले नाजी और रत्ना ने माउंट आबू के एक जीन मंदिर से कुछ कीमती जेवरात चुराए थे जो एक झड़प के दौरान बेला के कब्जे में आ गए थे। बेला इन जेवरात को सरकारी खजाने में जमा करवाना चाहती थी, मगर दीगर मसरूफियात की वजह से इसे मौका नहीं मिल सका। गुज़श्ता रात वो दोनों यानी मैं और रत्ना इसके बंगले में घुस आए और मुलाजमा को कत्ल करने के बाद बेला को रस्सियों से बांध दिया और जेवरात वाला सूटकेस लेकर फरार हो गए। इस मेन स्टोरी के साथ ही 2-3 और छोटी छोटी खबरें थीं। एक खबर ये थी कि बेला की कार जे पैलेस होटल की पार्किंग से मिल गई थी, जिसे एक हसीन औरत वहां छोड़ कर गई थी। पार्किंग में रत्ना का जो झगड़ा हुआ था, इसके बारे में भी लिखा हुआ था। पुलिस के बयान के मुताबिक वो दोनों यानी हम बेला के बंगले से इस कार में फरार होकर जे पैलेस होटल की तरफ आए थे। इस औरत ने अपने साथी को दूर उतार दिया और कार होटल की पार्किंग में छोड़कर वापस चली गई और दोनों किसी ऑटो या टैक्सी में बैठकर किसी और तरफ निकल गए। पुलिस शहर भर के टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों से पूछताछ कर रही है। इन खबरों के खिलाफ आतंकवादी कौन है के उन्वान से फ्रंट पेज पर एक और स्टोरी भी छपी थी, जिसमें माउंट आबू के वाकयात के हवाले से मेरे और रत्ना के बारे में कुछ तफसील बताई गई थी और मुकराना के नवा में वाक़े मोटेल में होने वाली तबाही का जिम्मेदार भी हमें ही ठहराया गया था। और आज ये भी बताया गया था कि हम मुकराना में 2 ब्लैक कैट के कमांडो समेत 4 आदमियों को कत्ल करने और मुकराना के नवाही में पहाड़ी पर वाक़े एक बंगले में कई अफराद को जिंदा जलाने के बाद फरार होकर जयपुर आ गए थे। यहाँ कई रोज़ रोपोश रहने के बाद हमने फिर अपनी तकरीबी सरगर्मियाँ शुरू कर दी थी। बेला के बयान के हवाले से खदशे का इजहार भी किया गया था कि ज़ेवरात का सूटकेस हासिल करने के बाद हम इस शहर से फरार होने की कोशिश करेंगे। इसलिए न सिर्फ शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई थी, बल्कि शहर के बदनाम और मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही थी। मैं अखबार पढ़ने में मुनहमिक था कि अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस करके चौंक उठा। सर उठाकर देखा तो शौशावरी चाय कमग लिए खड़ी थी। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। अरे चाय, मैंने सीधे होकर बैठते हुए कहा। मैं तो रोटी का इंतज़ार कर रहा था और तुम चाय ले आई। रोटी आज देर से मिलेगी, दीदी ने कहा कि तुम्हें चाय दे दूं। शौशावरी ने जवाब दिया। इसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैंने इसके हाथ से मग ले लिया। शौशावरी मेरे करीब ही चारपाई की पट्टी पर बैठ गई। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? इस वक्त इसके चेहरे पर संजीदगी थी। कहो क्या बात है? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। मैं तकरीबन 1 साल से यशोधर काका के साथ रह रही हूँ, शौशावरी कह रही थी। वैसे तो हर लिहाज से काबिल एतमाद है, लेकिन अगर इसे किसी बात पर शुबा हो जाए तो मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश करता है। एक मरतबा एक आदमी इस क्वार्टर की बाड़ के करीब से गुजर गया। यशोधर काका को शुबा हुआ कि शायद वो क्वार्टर में से निकल कर गया है। इसने मुझसे पूछा तो मैंने लाइल्मी का इजहार कर दिया, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुआ। इत्तेफाक से 2-3 दिन बाद वही आदमी इसे दोबारा नजर आ गया। यशोधर काका ने इसे पकड़ लिया। इसने बताया कि वो पेशाब करने के लिए झाड़ियों के पीछे चला गया था। यशोधर काका ने बड़ी मुश्किल से इसकी बात के यकीन किया।
क्या इसे तुम पर किसी किस्म का शुबा था? मैंने पूछा। हाँ, शशावरी ने सर हिला दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे किसी बात पर शुबा हो जाए तो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो लोगों से रात वाले वाक़े के बारे में सुनेगा। इसे ये भी पता चलेगा कि इस वाक़े की ज़िम्मेदार एक औरत और एक मर्द थे, जिसके पास एक सूटकेस भी था और इन दोनों को जय पैलेस होटल के आस-पास अलग-अलग देखा गया है। और तुम लोग भी आधी रात के करीब वापस आए थे और तुम्हारे पास भी एक सूटकेस था। कहना क्या चाहती हो? मैंने इसे घूरा। हो सकता है इसे सूटकेस पर शुबा हो जाए, शशावरी ने कहा। वो सूटकेस खोलकर देखना चाहे। सूटकेस गायब तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता मेरा मशवरा ये है कि इसमें से नकदी और ज़ेवरात निकाल कर कहीं और छुपा दिए जाएं। कपड़े सूटकेस ही में रहने दिए जाएं। यशोधर काका इसरार करे तो इसे सूटकेस खोलकर दिखा दिया जाए। अगरचे अहमकाना सोच थी, मगर इसके मशवरे पर अमल करने में कोई हरज भी नहीं था। हो सकता है यशोधर के ज़हन में कोई ऐसी बात आ जाए, मगर ये चीज़ें कहाँ छुपाई जाएंगी? मुझे तो इस क्वार्टर में ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आती। मैंने कहा, ऐसी जगह है और बहुत महफूज जगह है। इस मर्तबा शशावरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों के तकिए ज़ेवरात और नोटों के बंडल कपड़ों में लपेट कर तकियों में भर लो। इससे महफूज और कोई जगह नहीं हो सकती। शशावरी वाकई ज़हीन थी। इस क्वार्टर में कोई कीमती चीज़ छुपाने के लिए इससे ज़्यादा महफूज कोई और जगह हो ही नहीं सकती। मैं फ़ौरन ही उठकर अंदर आ गया। रत्ना इस वक्त चौकी पर बैठी आटा गूंद रही थी। मैंने इसे शशावरी की तजवीज़ बताई और फिर फ़ौरन ही इस पर अमल भी शुरू कर दिया। सूटकेस में मेरे कपड़े के अलावा रत्ना की 3-4 साड़ियाँ भी थीं। नोटों के बंडल और ज़ेवरात आधे आधे करके 2 साड़ियों में लपेट कर 2 तकियों में इस तरह रख दिए गए कि किसी किस्म का शुबा न हो सके। बाकी कपड़े सूटकेस ही में रहने दिए गए, जिनके बारे में कहा जा सकता था कि मेरे दोस्त के हैं जिसने मुझे सूटकेस रखने को दिया है। शशावरी का ये फैसला बरवक्त और सही साबित हुआ। यशोधर काका उस रात 4 बजे के करीब म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर से वापस आया तो शशावरी को एक तरफ ले जाकर देर तक सरगोशियाँ करता रहा। मैं और रत्ना इस वक्त अपने कमरे में थे। शशावरी यशोधर को लेकर वहाँ आ गई। दीदी, शशावरी ने कहा। इसके चेहरे पर बरहमी के आसार नुमाया थे। इस सूटकेस में क्या है जो रात को तुम लोग लेकर आए हो? वो मेरे एक जानकार का सूटकेस है जिसमें इसके कपड़े वगैरह होंगे और क्या। मगर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रत्ना की बजाय मैंने जवाब दिया। मैं वो सूटकेस देखना चाहती हूँ खोलकर। शशावरी ने बदस्तूर बरहमी का इजहार करते हुए कहा। मैंने रत्ना की तरफ देखा। रत्ना ने सूटकेस चारपाई के नीचे से निकालकर चारपाई पर रख दिया और ताला खोल दिया। शशावरी ने सूटकेस का ढकना खोला और इसमें रखे हुए कपड़े एक एक करके चारपाई पर डालती चली गई। इसने सूटकेस की पिछली जेबें भी उलट दी, मगर इनमें भी कुछ नहीं था। तसल्ली हो गई यशोधर काका। वो यशोधर की तरफ मुड़ गई। क्षमा कर दो बेटा, मुझे वहम आ गया था। यशोधर काका ने नदामत भरे लहजे में कहा। क्या बात है? मैंने पूछा। कुछ नहीं, यशोधर काका को वहम हो गया था कि इस सूटकेस में नोटों के बंडल और सोने के ज़ेवरात भरे हुए हैं। शशावरी ने कहा। मैंने कहा ना बेटा, वहम हो गया था। मैंने तुम्हारे मेहमानों पर शक किया। मुझे क्षमा कर दो, यशोधर काका ने कहा। मैं समझ गया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यशोधर काका ने शायद किसी से इस खबर के बारे में सुना होगा। मैंने अखबार उठा लिया और यशोधर काका को हम पर शुबा हो गया था। ये भी अच्छा हुआ कि काका की तसल्ली हो गई। कैसे रहे काका? मैं इसकी तरफ घूम गया। हम भी हिंदुस्तानी हैं, इस देश के रहने वाले। देश की रक्षा करना हमारा धर्म है। ऐसा कोई आतंकवादी मेरे हाथ लग जाए तो इसकी टांगें चीर कर रख दूं। धन्यवाद, यशोधर काका बोला। एक बात है बेटा, ये देश है तो हम हैं, देश नहीं तो कुछ भी नहीं। सच कहते हो यशोधर काका, मैंने कहा और फिर रत्ना की तरफ देखते हुए बोला। अरे भाई, यशोधर काका को चाय तो पिलाओ, थका हुआ आया है। हाँ बेटा, मैं चाय तो ज़रूर पीऊँगा, यशोधर काका ने कहा। मैं ज़रा पार्क का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। यशोधर बाहर चला गया और शशावरी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अब तो इसे हम पर कोई शक नहीं होगा? मैंने पूछा। सूटकेस के हवाले से तो इसकी तसल्ली हो गई है, लेकिन इसके मन की बात हम में से कोई नहीं जान सकता। वैसे मेरा ख्याल है एक आध दिन में तुम लोगों को कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा, शशावरी ने कहा। यशोधर की बातें सुनकर मैं भी चौंक गया था। मुमकिन है इस वक्त इसकी तसल्ली हो गई हो, लेकिन बाद में किसी भी वक्त इसके दिल में कोई शुबा जन्म ले सकता था और वो बात हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी। और इससे पहले इसके जहन में ऐसी कोई बात आए, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारे जहन में ऐसी कोई जगह है जहाँ हम 2-4 रोज़ गुजार सकें? मैंने शशावरी की तरफ देखते हुए कहा। अंबर में एक ऐसी जगह है, शशावरी ने जवाब दिया। मेरी एक दोस्त है, वो भी गाइड है। सुबह दफ्तर जाकर इससे बात करूंगी। इस पर एतमाद किया जा सकता है? मैंने पूछा। किसी हद तक, शशावरी ने जवाब दिया। अंबर ही राजस्थान का दारुल हुकूमत हुआ करता था। कबाइल ने सदियों वहाँ बैठ कर इस खित्ते पर हुक्मरानी की है। वहाँ बेशुमार तारीख़ी इमारतें हैं। वहाँ राज़म की एक ब्रांच भी है
जिसकी इंचार्ज नंदनी है, इसकी रिहाइश भी अंबर ही में है। दफ्तर के स्टाफ में सिर्फ 2 अफराद शामिल हैं, एक नंदनी और दूसरा इसका मातहत गुप्ता। नंदनी पटियाला की रहने वाली है। वो बास टूरिस्ट को अपने क्वार्टर में रिहाइश की जगह भी दे देती है। और तुम्हारे ऑफिस को इसका पता नहीं चलता? मैंने पूछा। सब जानते हैं, शोशावरी ने कहा। वो चूँकि पुरानी मुलाजमा है, बड़े ऑफिसर्स की मुँह चढ़ी हुई है, इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वहाँ किसी की मुदाखलत का अंदेशा है? मैंने पूछा। इसका क्वार्टर अलग थलग है, किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं, शोशावरी ने जवाब दिया। तो फिर हमें वहाँ कब जाना होगा? मैं कल सुबह पहले दफ्तर जाऊंगी, फिर अंबर इससे बात करके आऊंगी। मुमकिन है हम कल शाम से पहले ही वहां चले जाएं। शोशावरी मजीद कुछ कहना चाहती थी, मगर यशोधर को आते देखकर खामोश हो गई। चाय तैयार हो चुकी थी। हम सब ने इकट्ठे ही बैठकर चाय पी। तुम्हें दफ्तर में क्यों बुलाया था? यशोधर काका, शोशावरी ने पूछा। अगले हफ्ते म्यूनसिपल कमिश्नर पार्कों का मुआयना करेंगे, इसलिए सबको बुलाया था कि अपने अपने काम पर ध्यान दिया जाए। जिससे कोई गफलत हुई, इसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम तो वैसे ही सुबह से शाम तक पार्क में काम मसरूफ रहते हो, तुमसे क्या गफलत होगी? देख लेना, तुम्हारा पार्क पहले नंबर पर आएगा, शोशावरी ने कहा। चाय के दौरान इस किस्म की बातें होती रहीं और फिर यशोधर भी पार्क में चला गया। अगले रोज शोशावरी सुबह सवेरे ही अपने दफ्तर चली गई। गुलाबी रंग की साड़ी में इसका हुस्न कुछ और भी निखर आया था। ये साड़ी इसके सरकारी ड्रेस में शामिल थी, जिस पर दाएं तरफ सीने पर ITDC इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का बैज लगा हुआ था। शोशावरी की वापसी 5 बजे के करीब हुई। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। इस वक्त यशोधर मौजूद नहीं था। काम हो गया, शोशावरी ने मेरे करीब आते हुए कहा। अब सूरत हाल ये है कि तुम दोनों में से एक को भी मेरे साथ जाना होगा। मैं इसे अंबर छोड़ कर आऊँगी, दूसरा कल सुबह टूरिस्टों के साथ बस में जाएगा। तुम रत्ना को इस वक्त छोड़ आओ, मैं सुबह चला जाऊंगा, मैंने कहा। रत्ना ने फौरन ही अपने कपड़े समेट लिए और एक तकिया भी बगल में दबा लिया। यशोधर के आने से पहले ही वो दोनों पिछली तरफ से क्वार्टर से निकल गईं। इस मरतबा शोशावरी की वापसी शाम 7 बजे के करीब हुई। इसके हाथ में कपड़े का एक थैला था, जिसमें कुछ चीज़ें भरी हुई थी। इसने वो थैला मेरे कमरे में चारपाई के पीछे रख दिया। यशोधर ने रत्ना के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने बात बना दी। आज सुबह तुम यहाँ नहीं थे तो रत्ना का एक रिश्तेदार हमें तलाश करता हुआ यहाँ पहुँच गया। हम इनके यहाँ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जिद करने लगा, इसलिए रत्ना 5 बजे के करीब इनके यहाँ चली गई। 1-2 दिन बाद शायद मैं भी चला जाऊँ। शायद हम ढंग से तुम लोगों की सेवा नहीं कर सके, यशोधर ने कहा। नहीं यशोधर काका, ये बात नहीं, मैंने कहा। तुम दोनों की मोहब्बत तो हमें हमेशा याद रहेगी। हम 20-22 दिन और जयपुर में रहेंगे, इसी दौरान तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे। यशोधर काका रात को जल्दी सो गया। शोशावरी मेरे कमरे में आ गई और चारपाई के पीछे से थैला निकाल कर सामने रख दिया। ये क्या है? मैंने पूछा। कपड़े तुम्हारे लिए, शोशावरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रास्ते में सपेरों की एक बस्ती है, वहीं से मैंने तुम्हारे लिए ये कपड़े ले लिए हैं। रत्ना तो घूंघट काढ़े हुए थी, इसलिए इसे कोई ख़तरा नहीं था। तुमने भी अगरचे दाढ़ी बढ़ा ली है, मगर कहीं रोक लिए गए तो परेशानी हो जाएगी। ये जोगियों वाले कपड़े पहन लेना, तुम्हें सपेरा समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। वैसे शहर की सूरत हाल क्या है? मैंने पूछा। चेकिंग हो रही है, शोशावरी ने जवाब दिया। छोटे बड़े तमाम होटलों, पार्किंग, गेस्ट हाउसेज और तमाम सरकारी गेस्ट हाउसेज को भी चेक किया जा रहा है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। सूटकेस में से इसे सारे कपड़े निकाल कर इस थैले में डाल देना। सूटकेस साल ले जाना दुरुस्त नहीं है, इसे मैं ठिकाने लगा दूंगी। और फिर वो मुझे बताने लगी, सुबह मुझे यहाँ से निकाल कर किस तरफ जाना है और अंबर जाने वाली बस मुझे कहाँ से मिलेगी। रेलवे स्टेशन के सामने बस स्टैंड है, जहाँ से हर 1 घंटे के बाद अंबर के लिए बस चलती है। 2 रुपये किराया है। अंबर में ये बस हमारे टूरिज्म ऑफिस के सामने रुकती है। वहाँ तुम नंदनी से मिल लेना, वो तुम्हें रत्ना के पास क्वार्टर में ले जाएगी। तुमने इसे हमारे बारे में क्या बताया? मैंने पूछा। तुम रत्ना को आगरा से भगा कर लाए हो और कुछ अरसा छुप कर रहना चाहते हो। तुम लोग जब तक रहोगे खर्च भी करते रहोगे, लेकिन इसे इस दौलत की हवा नहीं लगनी चाहिए। हो सकता है इसके दिल में किसी वक्त कोई लालच आ जाए। वो ऐसी है तो नहीं, लेकिन मोहतात रहना ज़रूरी है। मैंने रत्ना को भी सारी बातें समझा दी हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।